हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा ये हमारी मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल सीरीज की दूसरी वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड जो कि आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। इससे रिलेटेड बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स कौन कौन से बन सकते हैं। एक बात और बेटा मैं आपको बता देता हूँ, जिसने मेरी इस चैप्टर की प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन वीडियो देखी है। दूसरी बात, जो मैंने एनसीईआरटी के आपको पीडीएफ प्रोवाइड की है कि जो अच्छे क्वेश्चन एनसीईआरटी से बन सकते हैं। और तीसरी बात की जो ये मैं वीडियो लेके आया हूँ बेटा, यदि आप इन तीनों को अच्छे से कर लेते हैं तो आपका कंसेप्ट इस चैप्टर का इतना मजबूत हो जाएगा कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये प्रॉमिस है। चलिए शुरू करते हैं। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर द एनर्जी स्टोर्ड इन द 6 माइक्रोफेड कैपेसिटर इज ई। आपके पास देखो यहाँ तीन कैपेसिटर लगा रखे हैं, एक 6 माइक्रोफेड का है, एक 12 का है, एक बेटा 3 का। ठीक है, आपसे बोला है कि जो 6 माइक्रोफेड वाला कैपेसिटर है इसके अक्रॉस जो एनर्जी है वो है ई। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। नंबर एक, एनर्जी स्टोर्ड इन 12 माइक्रोफेड कैपेसिटर। आपको 12 माइक्रोफेड के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी ये निकालना है। दूसरी बात, 3 के अंदर कितनी होगी वो निकालना है। तीसरी बात, टोटल एनर्जी बैटरी से कितनी आ रही है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। पहली बात, आपको जो डाटा गिवन है ना वो उठाइए। आपके पास गिवन है कि 6 माइक्रोफेरेड वाले कैपेसिटर में ई एनर्जी है। आपको पता है बेटा, जो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी होती है स्टोर, उसका फॉर्मूला होता है बेटा U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। और यहाँ एनर्जी कितनी है हमारे पास, 6 वाले के अंदर E है तो U को हमने E रख दिया। दिस विल बी हाफ सी, कितना है बेटा इसका 6 है, 6 इंटू माइक्रो है 10 की पावर -6 हो जाएगा। मान लेते हैं कि इसके 6 वाले के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है V, दिस विल बी V स्क्वायर। तो देखो जो 6 वाले के अक्रॉस वोल्टेज होगा वही 12 के होगा, क्योंकि बोथ आर इन पैरेलल ना। ठीक है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बेटा, वोल्टेज सेम रहता है। तो यहाँ से मैं क्या काम करता हूँ, ये कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ 3 आ गया। तो बेटा यहाँ से V स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास मिल गई E डिवाइड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, और जो ये वोल्टेज है वही सेम किस में जाएगा, 12 वाले के अंदर जाएगा। तो मैं यहाँ से एनर्जी ऑफ 12 निकाल सकता हूँ आसानी से। अब देखो, एनर्जी स्टोर्ड इन 12 माइक्रोफेरेड। तो बेटा एनर्जी आपको पता है क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर होती है। हाफ ऑफ सी कितना है इस बार 12 है, और वी स्क्वायर की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्योंकि बेटा दोनों में जो है वोल्टेज सेम जाएगा, क्योंकि बोथ कैसे हैं, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसे आपने सिंप्लीफाई किया, ये कैंसिल आउट हो गया आपसा, 3 चौक 12 और 2 से ये कटा बेटा 2। तो एनर्जी कितनी आ गई हमारे पास, 2 इंटू ई। तो मतलब जो आपकी 12 माइक्रोफैराड के अंदर स्टोर्ड एनर्जी हुई वो कितनी हुई, 2E हो गया। ठीक है, इसके अंदर E है ऑलरेडी। अब बची कितनी, 3 माइक्रोफैराड के अंदर ना। अब देखो 3 माइक्रोफैराड के अंदर जो सेकंड पार्ट में पूछा गया है, ठीक है, 3 वाले में कैसे निकालेंगे। देखो आपके पास पहले आप ये देख लो कि जो 3 के अंदर जो चार्ज जाएगा वो कितना जाएगा, जो आपका दोनों इन 6 और 12 माइक्रोफैराड के कॉम्बिनेशन में जाएगा। क्योंकि आपको पता है बेटा चार्ज जो है पैरेलल में डिवाइड होता है। तो यदि मैं इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट सी देखूं, जो नेट कैपेसिटेंस बनेगा क्या बनेगा, यदि आपके कैपेसिटेंस पैरेलल में लगे हुए हो, जैसे यहाँ पे 6 और 12 लगे हुए हैं ना, तो जो नेट कैपेसिटेंस क्या आता है, जुड़ जाता है C1 प्लस C2। तो यहाँ आ जाएगा 6 प्लस 12, दिस विल बी 18 माइक्रोफेरेड। तो बेटा इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस हुआ वो कितना हो गया, 18 माइक्रोफेरेड। ठीक है, अब यदि मैं चार्ज निकाल लूँ इनके ऊपर, चार्ज कितना जाएगा बेटा, Q इजकल टू क्या होता है, C इंटू वी होता है। C कितना है हमारे पास, 18 है, इंटू 10 टू द पावर -6 है, इंटू वी हमें पता नहीं तो वी को हम वी मानते हैं, क्योंकि हमने वी पहले ले रखा है उसको ना। ठीक है, तो हमारा चार्ज कितना हो गया, 18 इंटू 10 की पावर -6 इंटू वी। ठीक है, अब यदि मैं इसके ऊपर चार्ज देखूं, इसके ऊपर 3 वाले के ऊपर ना, तो चार्ज ऑन 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। तो बेटा चार्ज क्या होता है, C इंटू वी होता है वही। तो आपको पता है C यहाँ पे कितना है, 3 इंटू 10 की पावर -6 इंटू वी। आपके पास मान लेते हैं यहाँ पे वोल्टेज कितना है, V1 है। क्योंकि देखो 6 और 12 तो पूरा दोनों पैरेलल में है, तो इनमें तो सेम वोल्टेज रहेगा। लेकिन जो इनका कॉम्बिनेशन आएगा वो 3 के साथ सीरीज में रहेगा ना, तो इसलिए 3 में डिफरेंट वोल्टेज आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमारे पास क्यों हमारा इतना आ गया। लेकिन आप एक बात जानते हैं कि जो चार्ज है वो तो सेम रहेगा भाई। जो ये हमारा चार्ज आया था इस कॉम्बिनेशन पे, कौन से वाले का, 6 और 12 का, ये वाला 6 और 12 का कॉम्बिनेशन का है चार्ज। और ये वाला बेटा किस पे है, 3 पे है। और देखो जो इनका कॉम्बिनेशन है ये, और ये वाला जो 3 है,
वो बोथ आर इन सीरीज ना, और सीरीज में चार्ज सेम होगा, दोनों चार्जेस को कंपेयर कर दो। तो यदि मैं इन दोनों के कंपेयर करूँ बच्चे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 × 10⁻⁻6v1 इज इक्वल टू 18 × 10⁻⁻6v। इसे आप सिंप्लीफाई करो, ये कट गया, तो बेटा जो आपका v1 है हमारे पास वो कितना आ गया 6 × v। तो हमारे पास v1 की वैल्यू आ गई कितनी 6v, मतलब जो इसके 3 वाले के अक्रॉस वोल्टेज है v1 वो कितना आ गया 6 × v आ गया। अब आप आसानी से इसकी एनर्जी निकाल सकते हैं। तो बेटा एनर्जी कितनी हो जाएगी, एनर्जी इन 3 माइक्रोफेरेड, एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता ही है, हाफ इंटू सी वी होता है। वी कितना है यहाँ पे v1 स्क्वायर हो जाएगा, तो हाफ इंटू सी की वैल्यू बेटा 3 है, इंटू 10⁻⁻6 इंटू v1 की वैल्यू हमें पता ही है, v कितना है 6v हो जाएगा, 6v का स्क्वायर कर दो। तो बेटा ये बन गया 3/2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 6 36 36 इंटू वी स्क्वायर। अब देखो वी स्क्वायर की वैल्यू तो ऑलरेडी हमें पता ही है, ये रही हमारे पास ना, जो हमने पहले निकाल रखी है। ठीक है बेटा, यहाँ वैल्यू पुटअप कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 3/2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 36 इंटू वी की वैल्यू क्या है बेटा e अपॉन में 3 इंटू 10⁻⁻6। इसे आप काटा पीटी करो फटाफट से, ये कट गया, 3 दूनी 6 36 18, तो बेटा ये कितना आ गया 18 इंटू ई। तो हमारे पास 3 वाले के अंदर कितनी एनर्जी आ गई 18 ई, 12 वाले के अंदर कितनी एनर्जी थी 2 ई, और बेटा 60 के अंदर कितनी है ई। तो आपसे पूछा है टोटल एनर्जी ड्रोन बाय द बैटरी, सबको ऐड अप कर दो, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी ई प्लस 2e प्लस का कितना आ गया 18e। तो बेटा ये हो गया 8 2 10 और 11 21 इंटू ई। तो आपका आंसर कितना है 21 इंटू ई, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस बार मोस्ट प्रोबेबली आने का चांस है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन में पढ़ो क्या लिखा है, आपके पास ये एक फिगर गिवन है, shows some equipotential surface, what can you say about the magnitude and direction of the electric field। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन बतानी है। देखो आपको एक बात दिख रहा होगा साफ साफ, जो यहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रखे हैं कि इन सब में गैप कितना है, यहाँ 10 वोल्ट, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बढ़ रहा है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बढ़ रहा है, और आप सॉरी पोटेंशियल किधर बढ़ रहा है, इस तरफ बढ़ रहा है। और आपको पता है कि जो पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, या फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल पे कैसे होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यदि मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचूंगा तो वो ऐसे बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है बेटा, इस तरफ है। अब देखो ये आपका जो है, यहाँ से नाम दे देता हूँ ए, ये आपका नाम दे दिया हमने बी। ठीक है, अब ये एंगल 30 डिग्री है, तो बेटा ये कितना हो गया, क्योंकि 90 डिग्री होगा पूरा, तो ये हमारे पास 60 डिग्री आ गया। आप समझते रहे ना क्या बताना चाहता हूँ मैं। ठीक है, यदि मैं बेटा रिलेशन निकालूंगा यहाँ से ना, हमें पता है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, ई इजकल टू माइनस का डी वी अपॉन में डी आर। ये इसका आंसर है बेटा, यहाँ से लिख लेते हैं। ठीक है, तो ई इजकल टू क्या है माइनस का डी वी बाई डी आर। पहले तो आप डी आर निकाल लीजिए। डी आर क्या होता है, डी आर होता है बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, जो दोनों के सरफेस के बीच की यहाँ पे क्या है वो ए बी है हमारे पास। ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर देखो जो मैं डार्क कर रहा हूँ, देखो ए बी सी ले लेते हैं। इस ट्रायंगल के अंदर यदि आप देखेंगे तो ये हो गया बेटा परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस, ये हो गया बच्चे आपका हाइट। ठीक है, समझते रहे ना। तो ये देखो ये मेरे को पता है, ये वाली जो साइड है वो कितनी, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, ये 20 है, तो ये 10 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, 10 सेंटीमीटर की साइड है, ए भी हमें निकालना है। तो यदि मैं यहाँ पे कोस थीटा अप्लाई कर दूं, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस होता है बेटा आपका ए बी अपॉन में ए सी हो जाएगा, यहाँ से बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और बेस कितना है आपके पास वो हमें निकालना है ए बी, जो कि आपका डी आर हो जाएगा, और ए सी हमारे पास कितना है 10 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है बच्चे, ये 10 सेंटीमीटर, कोस कितना आ जाएगा कोस 60 हो जाएगा ये ना। तो कोस 60 इक्वल टू आ गया बेटा मेरे पास डी आर अपॉन में 10। सो डी आर की वैल्यू क्या आ गई बेटा मेरे पास 10 सेंटीमीटर इंटू कोस 60। कोस 60 की वैल्यू आप जानते हैं साइन 30, जो कितना होता है 1/2। सो डी आर की वैल्यू आ गई बेटा 10 इंटू 1/2, दिस विल बी 5 सेंटीमीटर। तो डी आर मेरे को मिल गया। अब सीधा यहाँ वैल्यू पुटअप कर दो। तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया देखो माइनस के साथ डी वी, डी वी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। देखो इस सरफेस के और इसके बीच में कितना डिफरेंस है बेटा 10 वोल्ट का डिफरेंस है, तो ये आ गया 10, लेकिन यहाँ 10 में से 20 गया तो कितना बचेगा माइनस का 20 ना, तो दिस विल बी प्लस हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली ना। तो 10 अपॉन में डी आर कितना है 5 है, तो बेटा ये कट गया, हमारे पास कितना आया 5 दूनी 10। ठीक है, ये सेंटीमीटर में आएगा आपके पास ना, जो भी आएगा वोल्ट पर सेंटीमीटर। यदि मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा ये हो जाएगा बेटा 200 वोल्ट
पर मीटर, ठीक है, याद रखना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, मैग्नीट्यूड 200 वोल्ट पर मीटर। आपसे पूछा गया अगली बार डायरेक्शन बतानी है। डायरेक्शन का मतलब है एंगल कितना बना रहा है। तो देखो आप ऑब्जर्व करेंगे, मैं आपको यहाँ एक चीज दिखाता हूँ। पोटेंशियल लाइन ये है आपके पास, इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बनाता है वो ऑब्जर्व करो बस केवल। देखो ये तो 90 डिग्री है बेटा, ये 30 डिग्री नीचे है। यदि मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाऊंगा तो हम क्या लिखेंगे कि देखो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये पूरा एंगल कितना हो गया बेटा, 120 डिग्री हो गया। तो हम लिख देंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस 120 डिग्री एंगल बनाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 120 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो 2-3 बार ये बोर्ड में आया है, जो 2004 में आया, 9 में आया, 16 में आया, उसके बाद से बोर्ड में नहीं आया, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन है कि आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक्स एंड वाई हैव द सेम एरिया ऑफ प्लेट, दोनों का प्लेट का एरिया सेम है, ये मान लेते हैं। एंड द सेम सेपरेशन बिटवीन देम, इनके बीच की सेपरेशन जो डी डी है वो भी बेटा सेम है। एक्स हैज एयर बिटवीन द प्लेट्स वाइल वाई कंटेन ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ ई आर, ई आर का मतलब है वही रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ठीक है। तो एक्स में तो एयर है बच्चे, और वाई में क्या है, आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल रखा है जिसका वैल्यू कितना है, 4 का है, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर, दोनों का हमें कैपेसिटेंस बताना है। इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 4 माइक्रोफैराड, देखो हमें गिवन क्या है, हमें दोनों का नेट कॉम्बिनेशन पता है, और दोनों कैसे लगे हैं बेटा, यहाँ पे दोनों सीरीज में लगे हैं ना। और सीरीज का कॉम्बिनेशन क्या होता है, मान लेते हैं कि जो एक्स है आपका, जो कैपेसिटेंस एक्स वाले का है वो मान लो सी है, तो y वाले का कितना हो जाएगा भाई, देखो y वाले का आपको पता है a और d तो सेम ही है। बेसिक देखा जाए तो बेटा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d होता है जो कैपेसिटेंस होता है, ठीक है। दोनों का देखो a भी सेम है, d भी सेम है, बस केवल एप्सिलॉन नॉट का फर्क है ना। यहाँ पे क्या डाल रखा है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल रखा है। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालते ही क्या होता है, जो कैपेसिटेंस है वो उतने टाइम्स हो जाता है जितना भी उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ई आर इंटू सी हो गया, और इसकी वैल्यू 4 गिवन है, तो बेटा ये बन गया 4 इंटू सी। तो x का कैपेसिटेंस कितना है, c है, और y का कितना है बच्चे, 4 इंटू सी है, ये हमें गिवन है। आपके पास नेट दोनों का 4 भी गिवन है। अब देखो जरा दोनों कैसे लगे हैं, सीरीज में लगे हैं, और सीरीज में बेटा इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन सी वन प्लस 1 अपॉन सी टू, ऐसे निकाल लेते हैं। और 1 अपॉन हमें इक्विवेलेंट पता है बेटा कितना है, 4 है, ये रहा यहाँ पे, ठीक है। 1 अपॉन सी वन हमारे पास सी है, और दूसरा हमारे पास क्या है, 4 इंटू सी है। यदि बेटा दोनों का हम एलसीएम ले ले तो ये बन गया 4c, यहाँ आ गया हमारे पास 4 प्लस 1, दिस विल बी 5 अपॉन 4c, यहाँ पे क्या है 1 अपॉन 4, ये कैंसिल आउट हुआ, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 5। आपके पास c निकल गया। अब यदि मैं पहले xc वाला देखूं कि भाई जो हमारा x प्लेट है, x जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, c के बराबर ही है, तो 5 हो गया, तो ये तो 5 माइक्रोफैराड आ गया। दूसरी बात आपका कितना हो जाएगा, सी वाई कितना है, 4 टाइम्स ऑफ सी है, तो ये बन गया बेटा 4 इंटू 5 माइक्रोफेरेड, दिस विल बी 20 माइक्रोफेरेड, ठीक है। दोनों की कैपेसिटेंस मिल गई जो हमसे पूछे गए थी। अगली बात देखो, दूसरा पार्ट में क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एक्स एंड वाई। देखो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस तो आप इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि यदि आपको नेट इनका पता है, नेट कितना है बेटा इनका, सी की वैल्यू है नेट की 4 माइक्रोफेरेड ना, और आपको बैटरी का वोल्टेज भी पता है कितना है, 15 वोल्ट है। तो आप नेट चार्ज निकाल लीजिए कि बैटरी से चार्ज निकल कितना रहा है, ठीक है बेटा। चार्ज क्यों कितना हो जाएगा, क्यों इक्वल टू सी इंटू वी होता है। तो आपके पास नेट कैपेसिटेंस 4 है, 4 माइक्रोफेरेड इंटू 15 हमारे पास वोल्ट है, तो ये बन गया 15 चौके 60, तो 60 माइक्रो कूलाम हमारा क्या हो गया, चार्ज जो बैटरी से आ रहा है ना। अब आपसे पूछा गया था अलग अलग दोनों प्लेटों पे पोटेंशियल डिफरेंस। तो यदि मैं बेटा एक्स प्लेट की बात करूंगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, v इक्वल टू होता है क्यू अपॉन सी, तो चार्ज तो देखो सीरीज में सेम ही जाएगा, तो बेटा चार्ज तो 60 हो गया। सी पहले वाले का एक्स का सी कितना है, 5 है, तो ये कैंसिल आउट हुआ, कितना हुआ 12 पंजी 60, इसका मतलब 12 वोल्ट। तो चला जाएगा किसके ऊपर, एक्स वाले के ऊपर, बचा हुआ कितना 3 बचा हो जाएगा इसके ऊपर। लेकिन आप इस तरीके से निकालना चाहते हैं तो ऐसे निकाल लो, तो जो वी हो जाएगा वो क्यू अपॉन सी है। तो वाई पे कितना हो जाएगा, चार्ज तो बेटा सेम है लेकिन उसका कैपेसिटेंस कितना है, 20 है हमारे पास, ठीक है। ये कैंसिल आउट हुआ, कितना हो गया 3 वोल्ट ना, ठीक है बेटा। तो दोनों का हमें पोटेंशियल भी निकल गया। तीसरी पार्ट में क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एक्स एंड वाई। ये बेसिकली एनर्जी का रेशियो निकालना है। देखो यदि मैं एनर्जी एक्स बाई एनर्जी वाई का रेशियो निकाल दूं,
एनर्जी क्या होती है, हाफ सी वी स्क्वायर होता है, हाफ सी इंटू वी स्क्वायर बाई हाफ सी इंटू वी स्क्वायर। हाफ तो काट ही दो, सी की वैल्यू आपको पता ही है, पहले एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा 5 है, दूसरे वाले का कैपेसिटेंस कितना है 20 है, और वी कितना है, पहले के अक्रॉस वोल्टेज निकाल रखा है 12 डिवाइड बाय दूसरे के अक्रॉस बेटा कितना है 3 है, इनका स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हुआ, यहाँ 4 आ गया, ये 5 से नीचे 4 आ गया, तो कितना आ गया, ये आ गया बेटा 4 चौक 16 और बाई 4 तो 4:1। तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा 4:1। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि टू कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस C1 एंड C2 आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज एंड पहले सीरीज में लगे हैं दोनों, एंड देन इन पैरेलल अक्रॉस ए बैटरी ऑफ 100 वोल्ट। देखो आपका कॉमन वोल्टेज V। ठीक है, बोला इफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द टू कॉम्बिनेशन इज दिस, यदि वो सीरीज में लगे हैं, समझना बेटा। ठीक है, तो उनकी जो एनर्जी स्टोर हो रही है उसके अंदर वो हो रही है 0.05445 जूल। ठीक है, यदि वो बच्चे लगे हैं पैरेलल के अंदर ना, ठीक है, पैरेलल में कितनी लगी बेटा 0.25 जूल। ठीक है, आपसे पूछा गया है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2। पहली बात तो हमें C1 C2 निकालना है, फिर हमें दोनों पे चार्ज बताना है। चलो पहले C1 C2 की कैलकुलेशन करते हैं। देखो यदि हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है ये ना, तो आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस में जो नेट कैपेसिटेंस आता है सी इक्विवेलेंट, वो कितना बन जाता है C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 होता है, क्योंकि आपका बेटा यहाँ से निकल जाएगा ये ना 1/C इक्विवेलेंट C1 प्लस 1/C2। ठीक है, क्योंकि सीरीज में क्या होता है रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, रेजिस्टेंस सीरीज में होता है R1 प्लस R2, लेकिन कैपेसिटेंस होते हैं 1/C1 प्लस 1/C2। ओके, तो सीरीज वाले में नेट कैपेसिटेंस कितना है बेटा, ये आ गया। यदि मैं एनर्जी की बात करूँ तो जो एनर्जी हमें गिवन है, एनर्जी क्या होती है हाफ इंटू सी इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर हो जाएगी, और सी की वैल्यू बेटा आपके पास है ही हाफ इंटू C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 वी स्क्वायर, यू हमारे पास है 0.045। तो पहली इक्वेशन तो मैं नॉर्मली इसे बना देता हूँ। देखो v की वैल्यू में हमें पता है कितनी है, ये 100 है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ इसको 1/2 बेटा C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, यहाँ है बच्चे कितना 100 का स्क्वायर, तो ये है मेरे पास 0.045, इक्वेशन नंबर ए नाम दे देते हैं इसको। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई बेटा पहले वाले से ना। अब यदि मैं पैरेलल की बात करूं, देखो पैरेलल के हिसाब से चलते हैं इस क्वेश्चन पे ना। पैरेलल में हमें एनर्जी गिवन है, और पैरेलल में यदि कैपेसिटेंस लगे हो तो डायरेक्ट जुड़ता है C1 प्लस C2 ना। तो यहाँ यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखा जाए बेटा, तो यू आपका क्या बन जाएगा 1/2, सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इस बार C1 प्लस C2, वोल्टेज तो V है ही आपके पास, तो यहाँ से देखो एनर्जी हमें फिर पता है 0.25 इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2 इंटू वी स्क्वायर। वी बेटा वही है आपका 100। देखो मैं अभी से खोल नहीं रहा हूँ जान पूछ के, तो जब मैं दोनों की वैल्यू पुट अप करूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ से यदि मैं C1 प्लस C2 निकाल लेता हूँ तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, तो ये बन गया बेटा 0.5 डिवाइड में आया 10 की पावर 100 की पावर 2, 10 की पावर 4 हो गया, ऊपर आके ये 10 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 हो गया। ठीक है, C1 प्लस C2 निकल चुका है। अब इस वैल्यू को उठा के आप यहाँ पे पुट अप कर दो, पुट दिस इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये बेटा इधर क्या है 0.045 इक्वल टू 1/2 C1 इंटू C2 डिवाइड बाई C1 C2, ये रहा मेरे पास C1 प्लस C2 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इंटू बेटा यहाँ क्या है 100 के पावर स्क्वायर। ठीक है, तो ये 10 की पावर 4 तो पूरा कट ही जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो हमारे पास C1 C2 की वैल्यू जो आ गई बेटा, वो वैल्यू आ गई मेरे पास सीधा 0.045 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 8। ठीक है, ये हमारे पास C1 C2 निकल चुका है। सही है, क्योंकि यहाँ पे देखो 10 की पावर 4 आएगा, ये भी नीचे आके 10 की पावर माइनस 8 हो जाएगा। C1 C2 निकलने के बाद अब हमारे पास C1 C2 है और C1 प्लस C2 है। अब मुझे दोनों की वजह से C1 माइनस C2 निकाल लेते हैं, क्योंकि मेरे को तो भाई C1 C2 चाहिए ना। तो आपने 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, इसे यदि मेरे को प्लस C1 प्लस C2 की फॉर्म में रखना है, दिस विल बी इसका स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 4 इंटू C1 C2। जब ये खुलेगा तो क्या आएगा C1 प्लस C2 प्लस 2 C1 C2 ना, और यहाँ से 4 मैंने माइनस कर रखे हैं तो ये ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट अप कर दो बस। C1 प्लस C2 की वैल्यू कितनी बेटा 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 का स्क्वायर। ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया था 2015 में, और चांस से बच्चे आ सकता है। ठीक है,
इसलिए मैंने इसको मोस्ट एक्सपेक्टेड में रखा, क्योंकि 7 साल हो गए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम रिपीट हो जाता है, ध्यान रखना। लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना जरूरी नहीं सेम क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस पे बेस एनर्जी पे बेस क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एनर्जी का आपका इस बार डेरिवेशन नहीं है सिलेबस में, लेकिन उस पे बेस न्यूमेरिकल पार्ट है। ओके बेटा, माइनस का 4 इंटू C1 C2 की वैल्यू डालो, 0.045 इंटू 10 की पावर माइनस का 8। इसे आप सिंप्लीफाई करो, तो बेटा ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये बचेगा मेरे पास 0.07 इंटू 10 की पावर माइनस 8। जब मैं यहाँ से C1 माइनस C2 निकालूंगा तो मेरे को इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट के अंदर 0.07 इंटू 10 की पावर माइनस का 8। यहाँ से 10 की पावर माइनस 4 तो अलग आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 0.07 का लिख लेते हैं, आइडिया 0.26 के नियर अबाउट आ जाएगा, ठीक है। तो C1 माइनस C2 निकल गया। एक इक्वेशन बेटा ये रही मेरे पास, एक हमारे पास ये रही, C1 प्लस C2 भी पता है, C1 माइनस C2 भी पता है, तो इजीली सिंप्लीफाई करके C1 की वैल्यू निकाल सकते हैं और हम C2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बेटा जो C1 की वैल्यू आएगी वो आएगा 0.38 10 की पावर माइनस का 4 फेरड, और C2 की वैल्यू आएगी बेटा 0.12 10 की पावर माइनस का 4 फेरड, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। आगे पूछा गया था कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो चार्ज तो आप इजीली निकाल सकते हैं, देखो क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, चार्ज ही डिफरेंट रहेगा, सीरीज में तो सेम ही रहेगा भाई। तो Q1 पे मान लेते हैं C1 टू V, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। C1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.38 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, ठीक है बेटा, इंटू वोल्टेज की वैल्यू डाल दो, सी कितना है 100 है सीधा, तो ये 10 की पावर 2 कम हो जाएगा, तो बेटा ये बन गया 0.38 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 बन गया, ठीक है। सेम वे में आप Q2 निकाल लीजिए, Q2 बेटा क्या हो जाएगा C2 इंटू V, इसे भी आप वैल्यू पुटअप करें 0.12 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इंटू 100, तो बेटा ये बन गया आंसर 0.12 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा इतने कूलाम, ठीक है बच्चे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, देखो ऐसा क्वेश्चन अब तक बोर्ड में आया नहीं है, मैं आपको बता दूं ना, लेकिन चांस है कि इस साल ऐसा क्वेश्चन फंस सकता है बेटा, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है जब पेपर टफ बनता है ना, तो बच्चे वो पार्ट छोड़ के चले जाते हैं कि जो सोचते हैं कि अरे यार ये तो आएगा नहीं, तो एग्जामिनर जो है उसमें से क्वेश्चन डाल देता है, तो बच्चे क्या बोलते हैं कि पेपर टफ हुआ है। ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो ऐसा क्वेश्चन अभी कई सालों से आया नहीं है बेटा, ठीक है। तो देखो फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ये डायलेक्ट्रिक वाला क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको एक चीज बता दूंगा अभी शुरुआत में ही। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। लिखा है 3 आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C1 C2 एंड C3, ठीक है। ये तीनों कैपेसिटर हैं, तीनों में जो है एक में डायलेक्ट्रिक भरा हुआ है K वाला, एक में भरा है बेटा आधे हिस्से में K1, दूसरे में K2, इसमें आधे हिस्से में K3, दूसरे में K4, ठीक है। लेकिन भरे कैसे हैं, देखो पहले वाले में तो फुल्ली फील्ड कर रखा है, तो आपको पता है कि जो पहले वाले का जो कैपेसिटेंस है, इन्होंने लिखा है कि इफ ऑल द 3 कैपेसिटर स्टिल हैव इक्वल कैपेसिटेंस, मतलब जो इसका कैपेसिटेंस है C1 और जो इसका कैपेसिटेंस है C2 और जो इसका कैपेसिटेंस है ऑल आर इक्वल ना। तो पहले हम देख लेते हैं फटाफट पहले वाले की बात ना। यदि मैं C1 का कैपेसिटेंस देखूं, जैसे आपने डाइलेक्ट्रिक पुट किया है, तो बेटा जो न्यू कैपेसिटेंस बनेगा ऑफ C1 वो कितना बन जाएगा, आपको पता है जैसे डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो जो कैपेसिटेंस है वो हो जाता है बेटा K टाइम्स। तो आपके पास K, तो हमारे पास यहाँ K ही है, तो इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो ये तो पहली बात ले लेते हैं हम कि पहले वाले का जो कैपेसिटेंस आ गया बेटा वो आ गया K इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ठीक है। थोड़ा K को मिटा लेते हैं, थोड़ा सा K ज़्यादा बड़ा बन गया है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारे पास K इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अब देखो सेकंड वाले केस में ना, अब देखो आपको पता है, देखो यहाँ आप देख रहे हो बेटा कि सेपरेशन हाफ है ना, देखो एरिया तो प्लेट का सेम है, ये भी है ये भी है ना। अब देखो यदि आपकी सेपरेशन हाफ होती है, एक बात ध्यान रखना, यदि बेटा सेपरेशन हाफ हो तो जो आपके दो कैपेसिटर बन रहे हैं ना, एक ये वाला एक ये वाला, देखो इसका कैपेसिटेंस क्या बनेगा, ये थोड़ा डिटेल में समझाऊं मैं इस चीज को। तो यहाँ देखो मैं यहाँ पे आ जाते हैं, ये K1 है बच्चे, यहाँ पे K2 है, ठीक है। तो यहाँ पे D/2 सेपरेशन इसकी है, इसकी भी सेपरेशन कितनी है D/2 है, लेकिन प्लेट का एरिया सेम है क्योंकि एरिया चेंज नहीं हो रहा है ना। लेकिन इस वाले कंडीशन में एरिया आधा हो रहा है, देखो A/2, लेकिन यहाँ D सेपरेशन है, यहाँ पे भी एरिया A/2 हो रहा है, D सेम ही है ना। तो पहले मैं इस केस की बात कर रहा हूँ, सेकंड वाले केस की ना। देखो यदि ऐसा होता है तो बेटा यदि आपकी सेपरेशन हाफ हो जाए, कौन सी चीज हाफ है, सेपरेशन ना, और एरिया आपका सेम हो,
हाफ सेपरेशन सेम एरिया होता है ना। तो जो कॉम्बिनेशन है ये वाले, ये कैसे जुड़े रहते हैं आपके, सीरीज में जुड़े रहते हैं, दोनों कैपेसिटर जो है सीरीज में है। देखो यदि मैंने K1 वाला डाला है तो इसका जो कैपेसिटेंस है वो आपको पता है, कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, K टाइम्स हो जाता है। तो बेटा ये K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता है। ए तो हमारा एरिया है ही, लेकिन डी कितना हो जाएगा, D/2। जब ये घूम के ऊपर जाएगा तो बेटा ये बन गया 2K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। सेम वे में हमारा इसका बन जाएगा इतने वाले हिस्से का इधर, तो C डैश इसका डबल डैश मान लेते हैं। ये बन गया बेटा 2K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। और दोनों कैसे लगे हैं, यदि सेपरेशन हाफ और बेटा एरिया सेम होता है ना, तो दोनों जो कैपेसिटर बने हैं ना, ये जो C डैश और C डबल डैश बना है, ऑल आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ध्यान रखना ठीक है। यदि सेपरेशन हाफ है, एरिया सेम है तो, अब दोनों सीरीज में है तो सीरीज में क्या होता है बेटा, सीरीज में 1 अपॉन करके जुड़ते हैं, तो इन दोनों का 1 अपॉन करके हम नेट निकाल लेते हैं। तो 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सी डैश प्लस 1 अपॉन सी डबल डैश, जो मैंने इनाम दे रखा है यहाँ पे। तो बेटा इसकी वैल्यू डाल दो, 1 अपॉन सी डैश क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो ये बन गया डी अपॉन 2K1 एप्सिलॉन नॉट ए, प्लस ये हो जाएगा डी अपॉन 2K2 एप्सिलॉन नॉट ए। दोनों में से बच्चे डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2A कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2, ये बच गया हमारे पास। तो यहाँ 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट है। यदि मैं इस वाले का सी इक्विवेलेंट देखूं तो बेटा ये सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो, तो ये बन गया बेटा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, 2 इनका एलसीएम ले लो, K1 K2 बाई K1 प्लस K2, ठीक है बेटा। तो ये आ गया, किसका इक्विवेलेंट आया, ये दूसरे वाले का आ गया, पहले वाले का ये रहा हमारे पास, ठीक है। तीसरे वाले का निकाल लेते हैं फटाफट से। देखो तीसरे वाले में बेटा क्या हो रहा है, एरिया हाफ हो रखा है ना, लेकिन सेपरेशन सेम है। देखो आपने इस बार इस तरह फुलफिल किया है ना इसको, कि ये K3 है, ये बेटा आपके पास K4 है, लेकिन यहाँ एरिया आधा है, एरिया A/2 है, यहाँ पे सेपरेशन D है, यहाँ पे भी सेपरेशन D है, यहाँ एरिया आधा है। यदि आपने यहाँ फुलफिल किया है तो आप फटाफट से देखो इसका कैपेसिटेंस क्या बन जाएगा, इसे C डैश मान लेते हैं। तो क्या होता है बेटा, कैपेसिटेंस जो है डाइलेक्ट्रिक पुट करने के बाद K टाइम्स होता है, तो ये विल बी K3 एप्सिलॉन नॉट A हमारा A/2 है इंटू डी, नीचे आ गया, तो बेटा ये बन गया K3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D। सेम वे में इसका नीचे वाले का बन जाएगा, ये डबल डैश मान लेते हैं इसको, ये बन गया बेटा K4 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D। और दोनों कैसे लगे हैं देखो, ये बात ध्यान रखना, यदि एरिया हाफ होता है तो दोनों कैपेसिटर कैसे होते हैं, पैरेलल में होते हैं, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में है, और पैरेलल में जो डायरेक्ट सी इक्विवेलेंट निकलता है हमारा, वो जुड़ता है, डायरेक्ट जोड़ दो, C1 प्लस C डबल डैश, दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास यहाँ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D तो बेटा कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा K3 प्लस K4, ये बच गया हमारे पास ना। तो ये हमारा सी इक्विवेलेंट इसका आ गया। और आपसे बोला गया था कि तीनों का कैपेसिटेंस सेम है, तो बच्चे तीनों को इक्वेट कर दो, आपके पास रिलेशन मिल जाएगा। तो देखो पहले वाले का क्या था हमारे पास, पहले वाला बेटा ये रहा K एप्सिलॉन नॉट A/D, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट अप कर दो फटाफट से। तो पहले का है K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी इक्वल टू, दूसरे वाले का ये रहा बेटा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D 2K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2 इक्वल टू, तीसरे वाले का ये रहा बेटा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में 2 इंटू डी K3 प्लस K4। अब एप्सिलॉन नॉट A/D तो कॉमन ही है, इसे हटा दो, तो बेटा K इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास K इक्वल टू 2K1 K2 बाई K1 प्लस K2 इज इक्वल टू K3 प्लस K4 डिवाइड बाई 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बेटा दोनों इन सब में रिलेशन आ गया, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता, जरूरी नहीं है सेम क्वेश्चन आएगा, हो सकता है केवल आपसे इतना हिस्सा पूछ ले, क्या बेटा क्या पता इतना हिस्सा पूछ ले, आगे वाला हिस्सा ना तो कुछ भी पूछ सकता है, बस आपको कंसेप्ट समझ के रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन है बेटा लैडर वाला क्वेश्चन है। देखो ये वैसे देखा जाए तो ये डिलेटेड पोर्शन है, लेकिन कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन आपके सिलेबस में है, केवल रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन कटे हुए हैं आपके सिलेबस से, इसलिए ये आ सकता है क्वेश्चन, ऐसा जरूरी नहीं है लैडर वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम कंपटीशन में आता है, लेकिन बेटा यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। एक बार मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट है इसका वो सिखा देता हूँ, तो फिर काम बन जाएगा आसानी से। देखो आपके पास जो है एक लैडर गिवन है यहाँ पे ना, ये इन्फिनिटी तक जा रही है,
तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ये देखना होता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहा है। देखो जैसे बेटा यहाँ इधर से हमें ए और बी के अक्रॉस नेट कैपेसिटेंस बताना है, ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो आप देखो जो ये 1 और 2 वाला माइक्रोफेड का कॉम्बिनेशन है, ये फिर से रिपीट हो गया, ये फिर से रिपीट हो गया आपके पास, आगे भी फिर ये रिपीट हो जाएगा ना। तो इसका मतलब 1 और 2 माइक्रोफेड वाला बेटा क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहा है। मान लेते हैं हम यहाँ पे कि लेट जो पूरे के पूरे का जो ये पूरा इन्फिनिटी जा रहा है ना, उसका लेट टोटल जो कैपेसिटेंस है जिसे हम इक्विवेलेंट बोलते हैं, कैपेसिटेंस मान लेते हैं कितना है बेटा, x मान लेते हैं चलो, या फिर c मान लो, टोटल ना c है इसका कैपेसिटेंस ना, डन। अब हमें जो कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहा है उस एक कॉम्बिनेशन को देखना होता है। हमने देख लिया भाई 1 और 2 का कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहा है, फिर आप सर्किट को बनाइए। इधर आपके पास ये a पॉइंट है, यहाँ बेटा आपके पास ये b पॉइंट है। जो आपका कॉम्बिनेशन है उसमें से एक कॉम्बिनेशन हम छोड़ देते हैं, इसमें से मैंने ये कॉम्बिनेशन रख लिया, और जो बचा हुआ कॉम्बिनेशन है आपका, देखो यहाँ पे ये 2 माइक्रोफेरेड का है, समझते रहना, और ये बेटा आपके पास 1 माइक्रोफेरेड, ठीक है। अब आगे सारा कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहा है इधर ना, तो उस हम पूरे को भी हम देखो सी मान लेते हैं, क्योंकि भाई देखो यार पूरा इन्फिनिटी से में से यदि मैंने एक कॉम्बिनेशन कम कर दिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो आपका पूरा कॉम्बिनेशन जो मैंने एक छोड़ के रखा हुआ है उसका भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, उसे आप यहाँ पे जोड़ दीजिए। तो ये आपका सी हो गया। अब इन दोनों का पूरे का नेट निकाल लो फटाफट। देखो ये दोनों कैसे हैं आपके, 2 और सी हमारे कैसे लगे हैं, सीरीज में लगे हैं। और सीरीज का क्या होता है कॉम्बिनेशन, आपको पता है सीरीज में बेटा 1 अपॉन करके निकालते हैं। तो 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट कितना बनेगा यहाँ पे, इन दोनों का 2 और सी वाले का 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन 2 हो गया। तो इनका एलसीएम हो गया बेटा 2c, यहाँ आ गया 2 प्लस सी, तो ये आ गया 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट। तो बेटा इनका सी इक्विवेलेंट कितना बन गया, 2c अपॉन में 2 प्लस सी, ठीक है बच्चे, ये आपके पास आ गया इक्विवेलेंट। अब देखो ये वाला क्या है, इसके साथ पैरेलल में है, तो दोनों का पैरेलल क्या होता है, डायरेक्ट जुड़ जाता है। तो आपके पास जो नेट कॉम्बिनेशन आया सी डबल डैश, वो कितना आ गया बेटा हमारे पास, वो आ गया सी इक्विवेलेंट जो ये आया +1, तो 1 प्लस 2c डिवाइड बाई 2 प्लस सी, ये हमारा नेट कॉम्बिनेशन आ गया पूरे इस लैडर का ना। और पूरे लैडर का हमने पहले सी मान रखा है, तो ये हमारा किसके बराबर आ गया, सी के बराबर आ गया। यहाँ से इसे आप सिंप्लीफाई करो, जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे ना, ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, ये बन गया बच्चा 2 प्लस सी प्लस 2c डिवाइड बाई 2 प्लस सी इज इक्वल टू सी। इसे आप एलसीएम ले लो इनका, तो ये बन गया 2 प्लस 3c इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में जाएगा इधर 2c प्लस सी स्क्वायर। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई बेटा सी स्क्वायर माइनस का सी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसे आप सिंप्लीफाई करो, आपके पास दो आंसर आएंगे बेटा सी के, एक तो बनेगा 2 माइक्रोफेरेड और एक बनेगा बच्चे आपके पास माइनस का 1 माइक्रोफेरेड। और आपको पता है -1 तो पॉसिबल नहीं है कैपेसिटेंस जो है, तो इसका मतलब नेट इसका आंसर कितना आ गया, 2 माइक्रोफेरेड। तो बेटा ध्यान रखना, लैडर वाले क्वेश्चन को आप ऐसे अटेम्प्ट करेंगे, सबसे पहले आप ये देखेंगे कौन सा कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहा है, उसके हिसाब से आप आगे काम करेंगे, पूरे को फिर सी मान लेंगे, और एक कॉम्बिनेशन रखने के बाद उसके बाद सी उसमें काउंट करके फिर सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है बच्चे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बेटा ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें भी आपको कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑब्टेन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर 2.198 फॉर ए 300 वोल्ट सप्लाई। आपने यहाँ बैटरी लगा रखी है बेटा 300 वोल्ट की, ओके। डिटरमाइन द चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, आपको हर कैपेसिटर के अक्रॉस जो है चार्ज और वोल्टेज बताना है, ओके। पहले आप ये देख लो फटाफट से कि इसका नेट सी कितना है बेटा, ठीक है, उसके हिसाब से आप चार्ज निकाल पाएंगे, वरना चार्ज नहीं निकलेगा। तो पहले आप देखो नेट सी कितना है, देखो जो 200 वाला है, जो C2 और जो C3 है, वो दोनों सीरीज में है। और सीरीज में देख लेते हैं, फटाफट से लिख लो यहाँ पे, C2 और C3 क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। यदि बेटा ये सीरीज में है आपके पास, तो सीरीज का कॉम्बिनेशन आप जानते हैं क्या होता है, सी इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, मतलब 1 अपॉन सी वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो आप यहाँ से फटाफट सिंप्लीफाई करो इसको, 200 इंटू 200 डिवाइड बाई 200 प्लस 200 400 हो गया, ये कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कट गया 4, तो इतना कितना आ गया, 100 पिको फेरेड आ गया, ठीक है। तो इन दोनों का ए और बी अक्रॉस जो कैपेसिटेंस आया वो कितना आया, 100 पिको फेरेड आया। अब देखो 100 पिको फेरेड वाला ऊपर वाले C1 के साथ जो है कैसा है आपका, ये पैरेलल में दिख रहा है साफ साफ, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का जो आएगा वो C1 के साथ पैरेलल में है, P1
तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका, फिर हमने सी इक्विवेलेंट डैश मान लिया उसको, तो जो हमारा 100 आया पिको फैरड उसके साथ कैसे है वो पैरेलल में है, और बेटा पैरेलल में डायरेक्ट जुड़ते हैं C1 प्लस C2 ना, तो ये हमारा यहाँ पे 100 डायरेक्ट जोड़ दो, तो ये कितना बन गया, ये बन गया बेटा 200 पिको फैरड। ठीक है, तो हमारा ऊपर का नेट कॉम्बिनेशन का C कितना आ गया हमारे पास 200 आ गया। अब नीचे वाला सीरीज में है इसके साथ, तो फिर से आप सीरीज में लगा दो, तो जो नेट आपका C डबल डैश इक्विवेलेंट आया वो क्या आ जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इजकल टू 1/200 प्लस 1/100। इसे आप सिंप्लीफाई करो बेटा, 1/C इक्विवेलेंट डबल डैश इजकल टू, इनका एलसीएम ले लो फटाफट से, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 2000, ये 200 ही मान लेते हैं एलसीएम सीधा, तो यहाँ आ गया 1 + 2, तो बेटा ये आ गया 3/200, तो सी इक्विवेलेंट की जो डबल डैश आ गया बेटा वो आ गया 200/3। तो ये आपका नेट कॉम्बिनेशन का पूरा कैपेसिटेंस आ गया कि भाई जो आपको सीरीज जो ये कॉम्बिनेशन आपको गिवन है उसका जो नेट सी है वो कितना है 200/3 पिको फैरड। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास इतना नेट निकला। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अब आगे हमें निकालना था चार्ज ना, चार्ज और वोल्टेज निकालना है मेन ना, तो पहले हम बैटरी से टोटल चार्ज निकाल लेते हैं, टोटल चार्ज बैटरी से निकल कितना रहा है। तो टोटल चार्ज बेटा कितना हो जाएगा बैटरी से, चार्ज होता है Q इजकल टू C इंटू वी, सी हमारे पास आ गया 200/3, और बेटा वोल्टेज कितना है आपका, वोल्टेज है बच्चे 300, ये कैंसिल आउट हुआ, ये 100 आ गया यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 100 इंटू इससे मल्टीप्लाई करो, तो जो हमारे पास चार्ज आया देखो ये 200 किस में था बेटा, ये 200 पिको फैरेड है ना, 10⁻⁻12 रखेंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास यहाँ से 1 2 3 4, तो ये आ गया 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम। तो जो बैटरी से जो हमारा टोटल चार्ज निकल रहा है वो कितना है 2 इंटू 10⁻8 कूलाम है माइनस का। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन को चलते हैं फटाफट ना, हमें टोटल चार्ज और वोल्टेज निकालना है। ठीक है, हर कैपेसिटेंस के ऊपर ना, अब आप एक बात ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ से बेटा देखो, तो जो ये मेरा चार्ज आया है 2 इंटू 10⁻10 ना, ये देखो ये तो सीरीज में लगा है ना, तो जो C4 वाला कैपेसिटर है उसके ऊपर सारा सेम टू सेम ये चार्ज चला जाएगा। तो यदि मैं इसके ऊपर चार्ज निकालूं, तो जो ये वाला आया है C4 वाला, तो इसका चार्ज हो गया Q4, जो कि नेट कितना है हमारे पास Q इंटू 10⁻8 कूलाम है, इसके ऊपर चार्ज तो मिल गया हमें। यदि मैं इसका वोल्टेज भी निकाल लूँ बेटा, वोल्टेज V4 मान लेते हैं, वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज होता है Q इजकल टू CV, तो V इजकल टू हो जाएगा Q/C, तो इसका कैपेसिटेंस डाल दो यहाँ पे, तो बेटा 2 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइड बाई C कितना है 100 पिको फैरेड है, तो ये 100 इंटू 10⁻⁻12, तो बेटा सिंप्लीफाई करो तो जो वोल्टेज आ गया इसके अक्रॉस वो निकल गया हमारे पास कितना 200 वोल्ट। ठीक है, तो इस वाले कैपेसिटर का काम पूरा हो गया, इसका चार्ज भी निकल गया, इसका हमारे क्या है वोल्टेज भी मिल गया। ठीक है, अब देखो ए और बी के अक्रॉस देख लो फटाफट से, यदि मैं ए और बी के अक्रॉस वोल्टेज देख लूँ बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, देखो समझते रहना, देखो ए और बी के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, देखो तो ये आपका क्या है पूरा, यदि इस सर्किट के दौरान देखा जाए तो इस पूरे के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही इसके अक्रॉस होगा C4 वाले के ना। ठीक है, लेकिन यहाँ बैटरी लगी है बीच में ना, यदि मैं यहाँ पे किरचॉफ्स वाला फंडा यूज करूँ तो आप देखेंगे कि जो इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगा वो पूरा V जो कि हमारा 300 है, माइनस का ये जो इसके अक्रॉस C4 के आया कितना आया 200 आया, तो ये कितना बचेगा हमारे पास V माइनस 200, और V की वैल्यू बेटा 300 है आपके पास, 300 माइनस 200 दिस विल बी 100, इसका मतलब आपका 100 टोटल नेट 100 कितना आ गया हमारे पास। जो ए और बी पूरी वायर है जिसमें दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, दोनों के अक्रॉस जो है हमारा कॉम्बिनेशन कितना आया इसका 100 आ गया नेट ना, तो ये हमारा 100 वोल्ट आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों कैपेसिटेंस कितना है, इसका भी 200 है और इसका भी कितना है 200 है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो V1 है हमारा, इस पूरा जो C2 और C3 के अक्रॉस वोल्टेज कितना आया 100 आया, तो इसका मतलब बेटा देखो जो C1 है और जो C2 और C3 का कॉम्बिनेशन है वो दोनों तो पैरेलल में है, इसका मतलब C1 के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो भी हमारा 100 हो जाएगा, तो बेटा V1 कितना हमारे पास है आ गया 100 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब V1 इसका निकल गया हमारे पास, V1 की वैल्यू आ गई 100, तो यहाँ पे चार्ज निकाल सकते हैं, Q इजकल टू क्या हो जाएगा C1 इंटू V1, तो C1 की वैल्यू तो बेटा आपको पता ही है 100 है ऑलरेडी पिको फैरेड, इंटू V1 की वैल्यू 100 है, तो ये आ गया 10⁻⁻8 कूलाम। तो पहले वाला काम भी हो गया। ठीक है, अब बात आती है C2 C3 की, और आपको पता है कि देखो बेटा C2 और C3 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है 100 है, और दोनों का कैपेसिटेंस सेम है जो मैं आपको बता रहा था अभी यहाँ पे,
C2 का भी कैपेसिटेंस 100 है और C3 का भी 100 है, इसका मतलब दोनों में वोल्टेज आधा आधा बढ़ जाएगा। तो जो बेटा V2 और जो V3 है वो कितने आ गए 100/2, इसका मतलब ये कितना आ गया 50 वोल्ट। तो आपके पास निकल गया। अब देखो इसका वोल्टेज भी आ गया, यहाँ से चार्ज निकाल लो। तो Q2 और Q3 भी सेम, क्योंकि देखो सीरीज में तो भाई सेम ही रहता है। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा C इंटू वी। C हमारा कितना है 200 है यहाँ पे, सॉरी V वोल्टेज 200 है हमारा, और C हमारे पास कितना गिवन है 50 इंटू 10⁻⁻12 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 200 माइक्रो पिको फैरेड था। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, ये आ गया 10⁻⁻8 कूलम। तो अब आप देख रहे हैं हर कैपेसिटर के ऊपर हमने चार्ज भी निकाल लिया और हमने इसका वोल्टेज डिफरेंस भी निकाल लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेटा अच्छा है, थोड़ा ढंग से समझना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बच्चे, 5 capacitor of capacitance 10 microfarad each are connected with each other as shown in the figure। देखो बेटा इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज कंसेप्ट यूज होगा, ये आपका सिलेबस में है, कटा नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, मीटर ब्रिज और आपके पोटेंशियोमीटर सिलेबस से कटे हुए हैं, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज आपके सिलेबस के अंदर है। ठीक है, तो इसे देखो फटाफट से। आप पहली बात ध्यान रखना, जहाँ भी बेटा पांच कैपेसिटर जहाँ लगे हुए हो ना, इसका मतलब फर्स्ट व्यू हैव टू चेक कि वो व्हीटस्टोन तो नहीं बन रहा। ठीक है, अब व्हीटस्टोन बन रहा है तो उसकी फिर बैलेंस कंडीशन चेक करनी है कि बैलेंस कंडीशन तो फॉलो नहीं कर रहा है। उसके हिसाब से क्या होता है कि आपका कॉम्बिनेशन जो आपका है वो आसान बन जाता है। देखो फटाफट से मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। यदि मैं इसको रीअरेंज कर लूँ, ये मेरे पास ए पॉइंट हो गया, ये वाला हिस्सा। ए से आपका कैपेसिटेंस लगा है C4। ठीक है, वो कहाँ लगा है डी पॉइंट पे जुड़ा हुआ है, लेकिन ए से एक डायरेक्ट जुड़ा हुआ है बी पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ से मैंने इसे इधर ले लिया, ये आपका हो गया C1। ठीक है, और ये आपका बी पॉइंट ले लिया आपने ना, तो ये बी पे चला गया, हम यहाँ पहुंच गए। बी से आपका एक पॉइंट है हमारा, कहाँ पर है, ये जाके यहाँ पे सी पॉइंट पे जुड़ा हुआ है, इसे हम सी मान लेते हैं। ये आपका सी पॉइंट हो गया यहाँ पे, यहाँ एक कैपेसिटर बीच में आ गया, ये वाला C2 वाला। ठीक है बेटा, अब सी पे जो है ये जो सी पॉइंट आया और डी के बीच में एक C5 है, डी मान लेते हैं हम, लास्ट वाला हिस्सा यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा डी आ गया, इसके और इसके बीच में एक C5 आ गया, लेकिन डी जो है वो आपका ए से भी कनेक्टेड है, C4 कनेक्टेड है उसमें ना, यहाँ पे आपका C4 आ गया, ये आपका C5 आ गया, और बी और डी के बीच में एक C3 जुड़ा हुआ है, ये बेटा बीच में यहाँ पे जुड़ा हुआ है C3। ये कॉम्बिनेशन बन गया ना। और आपसे बोला है कि हर कैपेसिटेंस की वैल्यू जो कितनी है 10 माइक्रो फैरड है। तो यदि 10 माइक्रो फैरड है तो बेटा ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। यदि मैं यहाँ पे देखूं तो आप देख रहे होंगे कि जो C1/C4 है वो बेटा C2/C5 हो रहा है। इसका मतलब बैलेंस कंडीशन ओके हो रही है, क्योंकि बैलेंस कंडीशन क्या बोलती है, यदि आपका इधर वाले का कैपेसिटेंस इसका रेशो और इसका रेशो इसके और इसके रेशो के बराबर हो जाए, तो जो बीच वाला कैपेसिटर है उसमें से करंट फ्लो नहीं करता। ठीक है, यदि इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है बेटा वो सेम हो जाता है। यदि वोल्टेज सेम हो गया तो यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा। यदि करंट नहीं जाएगा तो इट मीन्स क्या है कि जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये बन गया आपके पास बेटा, ये ए है, यहाँ पे भी एक कैपेसिटेंस है, ये आपका बी है। ठीक है, ए और सी है, सॉरी। ठीक है, अब ए और सी के अक्रॉस निकाल लो। अब देखो ऊपर वाले दोनों कैसे लगे हैं, सीरीज में लगे हैं, नीचे वाले दोनों भी सीरीज में है, और जो इनका इनका आएगा वो दोनों पैरेलल में है। देखो ऊपर वाले दोनों सीरीज का मतलब है 10 और 10 का सीरीज कितना हो जाएगा। यदि मैं डायरेक्ट यहाँ लिखूँ 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 10 प्लस 10, क्योंकि बेटा आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1/c से सोल्व करोगे। ठीक है, ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया C1 प्लस C2। इसे आप सिंप्लीफाई कर लो तो ये बन गया 100 डिवाइड बाई 20। तो बेटा ये 5 आ गया इसके पास, तो ऊपर वाले का आ गया नेट 5 माइक्रोफेरेड, नीचे वाले का भी सेम आ गया भाई 5 माइक्रोफेरेड। और अब जो इसका ऊपर वाले का आया नेट और जो नीचे वाले का आया, फिर आपकी कॉम्बिनेशन की जो कैसे बन जाएगा, देखो ऊपर वाले का आपके पास 5 आ गया, नीचे वाले का भी बेटा आपका 5 आ गया, और ये सी है। अब दोनों पैरेलल में है, और पैरेलल में क्या होता है डायरेक्ट जुड़ता है। जो इसका आंसर आ गया वो कितना आ गया 5 + 5, दिस विल बी 10 माइक्रोफेरेड। ओके बेटा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यही तो निकालना था इसमें बस। हाँ जी बेटा, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखो फटाफट। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ये भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखो
ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो मैंने उठा रखा है। अब ढंग से थोड़ा क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन में लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। आपको वोल्टेज और डिस्टेंस का ग्राफ गिवन है। ये आपके पास बच्चे क्या है, डिस्टेंस है, ये आपके पास बेटा वोल्टेज है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई। आपको जो है ग्राफ बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड का और पोजीशन का, ठीक है। अब आपको पता है कि देखो भाई वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है, ई इक्वल टू होता है माइनस का डीवी बाई डी आर। यहाँ लिख देते हैं इसको, ई इक्वल टू डीवी बाई डी एक्स, ठीक है बेटा। ये माइनस का मतलब होता है नेगेटिव स्लोप ना, ये देखो स्लोप का मतलब ये होता है वी अपॉन एक्स ना, तो ये नेगेटिव स्लोप ऑफ वी एक्स ग्राफ है, ठीक है। क्योंकि ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे हमारे पास ये आया ना। अब यदि मैं बात करता हूँ 0 से लेके 1 के बीच की ना, देखो पहली कंडीशन, जब हमारा x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में है, तो आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे स्लोप आ रहा है dv बाई डी एक्स, वो बेटा पॉजिटिव है, क्योंकि देखो आपका इंक्रीमेंट हो रहा है आपका, ठीक है, ये इंक्रीजिंग है ना, तो यहाँ स्लोप पॉजिटिव है। यदि स्लोप पॉजिटिव है तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये पूरा स्लोप पॉजिटिव हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना आ गया, नेगेटिव वैल्यू आएगी। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, नेगेटिव का ई आ गया, ठीक है। दूसरी बात करें यदि हम ए से बी दो के बीच के देखें ना, एक से एक्स की वैल्यू 1 और 2 के बीच में देखा जाए, तो आप देख रहे हैं 1 से लेके 2 के बीच में तो कांस्टेंट ग्राफ है। यदि कांस्टेंट है तो इसका मतलब स्लोप तो कुछ बन ही नहीं रहा, तो डी बाई डी एक्स कितना आ गया बेटा, 0। यदि ये 0 आ गया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, ये हमारे पास आ गया 0, ठीक है यहाँ तक भी। तो 1 से लेके 2 के बीच में कोई स्लोप नहीं है, इसलिए फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, 0। तीसरी कंडीशन बेटा जो 2 से लेके 3 के बीच में, आप देख रहे हैं स्लोप डिक्रीजिंग है, इसका मतलब स्लोप की वैल्यू माइनस में है। सो डी बाई डी एक्स क्या है बेटा, हमारे पास नेगेटिव है। और यदि ये नेगेटिव है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, वो ऑलरेडी माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स होता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का ई बन जाएगा। तो तीसरे वाले केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, पॉजिटिव है। अब तीनों कंडीशन को देख के आप जो है ग्राफ बना दो बस इसका। अब देखो यदि मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ तो बेटा आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपकी सेपरेशन है एक्स ना। अब आपको पता है हम 3 इंटरवल लेते हैं, वही 0, 1, 2 और ये बेटा ले लिया 3 ना। तो 0 से लेके 1 के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, नेगेटिव है, तो ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ गई माइनस का ई। ये ग्राफ नहीं चला गया नीचे की तरफ, ये यहाँ तक हो गया ना। फिर 1 से लेके 2 के बीच में कोई फील्ड ही नहीं है, ये कांस्टेंट ग्राफ चला गया यहाँ तक। 1 से 2 पे कुछ नहीं हुआ। फिर 2 से लेके 3 पे क्या है, पॉजिटिव है, तो बेटा ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ उठ जाएगा ग्राफ, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। इसको आपको इस तरीके से बनाना होगा। ओके बच्चे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 4 कैपेसिटर आर, ये देखो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन मैंने उठा रखा है कि थोड़ा सा कंसेप्ट मजबूत हो बस केवल। 4 कैपेसिटर आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर 2.65, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई। देखो बेटा इसे आप अपने आप कर लेना, ये होमवर्क में डाल रहा हूँ मैं आपके लिए ना। फिर देखो आप ऑब्जर्व करेंगे जो मैंने पीछे अभी सिखाया था आपको, आप फील करेंगे कि देखो जो ये वाला हिस्सा है, ये देखो तीनों कैपेसिटर जो है पैरेलल में लगे हुए हैं, और जो इनका कॉम्बिनेशन आएगा वो इसके साथ आ जाएगा सीरीज में, बस कुछ नहीं करना आपको ना। और तीनों पैरेलल का मतलब होता है 5 और 3 8 और 2 10, तो इनका बेटा 10 आ गया, और ये भी आपका 10 है, 10 और 1/10 प्लस 1/10, ये सीरीज में आ जाएगा, तो ये बन गया बेटा 1/C इक्विवेलेंट। तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 10 × 10 डिवाइड बाई 20, तो आंसर आ जाएगा बेटा 5 माइक्रोफेरेड। बस इसे आपको ट्राई करना है। ओके बेटा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो बेटा ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन ले रखा है मैंने, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है, ठीक है बेटा, क्योंकि कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन पे ही बेस है। लिखा है एन इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन रिक्वायर्ड ए कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफेरेड। उसको जो नेट सी इक्विवेलेंट चाहिए, कितना चाहिए उसको, 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस चाहिए इन ए सर्किट अक्रॉस ए पोटेंशियल डिफरेंस, और उसको जो वोल्टेज चाहिए नेट, वो चाहिए बेटा 1 किलो वोल्ट के नियर अबाउट, ठीक है। A large number of 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर आर अवेलेबल, उसके पास जो है 1 माइक्रोफेरेड के बहुत सारे कैपेसिटर आपके पास अवेलेबल है, लार्ज नंबर है, ठीक है। टू हिम ईच ऑफ विच कैन विदस्टैंड ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ नॉट मोर देन 400 वोल्ट ना। ये बोल रहा है इसके पास 1 माइक्रोफेरेड की कैपेसिटेंस है बहुत सारी, जिसके अक्रॉस एक के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 400 से ज्यादा नहीं है, नॉट मोर देन 400, ठीक है बेटा।
सजेस्ट ए पॉसिबल अरेंजमेंट दैट रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर ना, आपको टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटेंस बताने हैं कि वो किस तरीके से लगाएगा और कितने कैपेसिटेंस चाहिए, टोटल नंबर ऑफ सी की वैल्यू चाहिए बेसिकली ना आपको। तो आप पहले एक बात ये ऑब्जर्व करो कि देखो आपको पता है कि बेटा पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। सो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट कि यार एक सीरीज में मैं कितने कैपेसिटेंस लगाऊं कि वोल्टेज आपका 1 किलोवोल्ट के नियर अबाउट पहुंचे। तो अब आप ये देखो, मान लो मैंने, देखो आपके पास 400 है ना एक का, तो पैरेलल में जो है वोल्टेज जो है सेम रहता है लेकिन सीरीज में बढ़ता है। तो एक मैंने कैपेसिटेंस यहाँ लगा दिया, समझते रहना, दूसरा मैंने ये लगा दिया, तीसरा मैंने ये लगा दिया। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, देखो ऐसे ही। तो ये 3 मैंने लगा दिए, तो बेटा एक का 400 वोल्ट है, इसका भी 400 हो गया, इसका भी 400 हो गया, ठीक है। तो टोटल वोल्टेज कितना हो गया इस लाइन का, ये हो गया बेटा 1200, ठीक है, 1200 वोल्ट हो गया। लेकिन हमें चाहिए था 1 किलोवोल्ट, ठीक है चल जाएगा, क्योंकि बेटा हर किसी का जो है 400 से ज़्यादा नहीं है, तो हो सकता है 400 से कम इसका हो, 400 से कम इसका हो, 400 से कम इसका हो, ठीक है। तो आपको 3 तो ऐसे लगाने पड़ेंगे, तो आपका नेट वोल्टेज 1200 आ गया। अब लेकिन इसका कैपेसिटेंस देख लो, यदि आपने ऐसे सीरीज में 3 लगा दिए हैं तो इनका नेट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा। कैपेसिटेंस सीरीज में क्या होता है, 1 अपॉन करके होता है, और एक कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो है बेटा 1 माइक्रोफेरेड ना। इसका मतलब इस लाइन का जो कैपेसिटेंस आया वो आ गया 1/1, 1/1, 1/1, इसका मतलब 1/3 आ गया बेटा ना। क्योंकि जब इनका आप इक्विवेलेंट निकालेंगे तो वो ऐसे निकालेंगे 1/c इक्वल टू 1 + 1 + 1, तो c की वैल्यू क्या आ गई 1/3 माइक्रोफेरेड ना। तो एक लाइन का हमारे पास जो नेट कैपेसिटेंस आया वो आया 1/3 माइक्रोफेरेड, वोल्टेज आया 1200 वोल्ट ना। अब आप ये देखो, आपको देखो जब आप पैरेलल में इसके कैलकुलेशन करेंगे, मैंने पैरेलल में मान लो एक लगा दिया है ऐसे करके ना, एक कॉम्बिनेशन मैंने पैरेलल में लगा दिया। आप देखेंगे देखो ये इस पूरे के पैरेलल में जो ऊपर वाली लाइन थी, इसके पूरे पैरेलल में ये चीज है। तो भाई पैरेलल में तो वोल्टेज सेम रहेगा, तो इसका वोल्टेज भी सेम वही रहेगा 1200 ना। लेकिन कैपेसिटेंस पे फर्क पड़ जाएगा, कैपेसिटेंस डायरेक्ट जुड़ जाता है। तो इस दो लाइनों का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा बेटा, 2 टाइम्स हो जाएगा, 2/3 माइक्रोफेरेड हो गया। लेकिन हमें कितना चाहिए, हमें तो चाहिए 2 माइक्रोफेरेड। तो 2 कब आएगा, यदि मैं ऐसी 6 लाइन लगा दूंगा, क्योंकि देखो यदि मैंने 6 लाइन लगा दी बेटा, 3 हो गई, ऐसी 3 और लगा देते हैं। एक समझने का तरीका बता रहा हूँ, सोल्व कैसे करना है या कैसे लिखना है वो मैं बाद में बताता हूँ। अभी एक बार आप दिमाग में बैठा लो कि कंसेप्ट एक्चुअली में क्या है, कैसे बोल रहा है। तो कितनी होगी बेटा, 1 2 3 4 5 6। अब देखो जरा, 2 लाइन का हो गया 2/3, 3 लाइन का हो गया 3/3, मतलब कि यहाँ तक 3 लाइन का 1 माइक्रोफेरेड हो गया। इसी तरह इनका भी तो टोटल यहाँ आप देखेंगे कि जो आपका सी है वो तो बेटा मिल गया आपको 2 माइक्रोफेरेड, और आपका जो नेट वोल्टेज है वो कितना है, वही 1 किलो वोल्ट से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो हर किसी का जो कैपेसिटेंस है वो 400 से ज़्यादा नहीं है। तो आपका नेट भी कैपेसिटेंस वोल्टेज भी कितना बन गया, 1200, ठीक है। देखो टोटल नंबर ऑफ कितने कैपेसिटर हो गए, एक लाइन में 3 है और लाइनें कितनी है 6, 6 18। तो इसका मतलब बेटा आपकी टोटल नेट कैपेसिटेंस कितने बन गई, 18th। तो आपके जो नंबर ऑफ कैपेसिटर है कितने आ गए, 18 आ गए ना, ठीक है। अब देखो आपको क्वेश्चन में करना कैसे है, यदि पेपर में आता है क्वेश्चन तो आप लिखेंगे कैसे। पहली बात तो आप जो है, जो आपके पास गिवन है, आपको वोल्टेज गिवन है 1 किलो वोल्ट ना। तो आप यहाँ से पहले नंबर ऑफ कैपेसिटर निकालेंगे कि आपको सीरीज में कितने कैपेसिटर चाहिएंगे ना, ठीक है। क्योंकि देखो आपके पास गिवन है 1 किलो वोल्ट ना, तो आपका एक का कैपेसिटेंस कितना है, एक का वोल्टेज कितना है, 400 वोल्ट है। तो यदि एक का वोल्ट 400 है तो एन का कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1000 डिवाइड बाई एन इजकल टू 400। क्योंकि आपके जो आपका पोटेंशियल है वो सीरीज में डिवाइड होता है, इसलिए हमें तो 1000 चाहिए, डिवाइड बाई एन इजकल टू 400। तो बेटा एन की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 400, 1000 अपॉन में 400, ये कट के कितने आएगा मेरे पास 2.5 आएगा। तो बेटा 2.5 कैपेसिटर नहीं हो सकते, इसलिए क्या होगा, हम जो है फ्रैक्शन में लेंगे, इसे क्या कर देंगे, हम 3 कर देंगे, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो डायरेक्ट ना सिखा रखा है आपको ना। तो सीरीज में कितने हो गए हमारे पास, 3 हो गए, तब जाके हमें मिनिमम 1000 वोल्ट मिल जाएगा। अगली बात पे आते हैं, अब हमें पैरेलल में कितने लगाने हैं ऐसे ना, कि अब हम उठाएंगे किसको, कैपेसिटेंस वाले फंडे को ना। तो कैपेसिटेंस कितना है पूरे का, दो है, और कैपेसिटेंस पैरेलल में क्या होता है बेटा, सेम जुड़ता है, क्योंकि डायरेक्टली जुड़ जाता है ना। मान लो ऐसे हमने एम रो बना दी ना, तो ये हो जाएगा एक का क्या है 1/n बन रहा है, आपने एम रो बना दी, तो m इंटू 1/n कितना होना चाहिए हमारे पास, टोटल हमें भी 2 चाहिए हमें, तो यहाँ से हम m निकाल लेते हैं। तो बेटा जो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू एन हो गया, n की वैल्यू 3 है,
तो हमें 6 रो बनानी पड़ेगी और 3 ऐसे रखने पड़ेंगे, तो टोटल कितना हो गया बेटा 18। तो आपको ऐसे रेटिंग फॉर्म में करना है आंसर ना। समझा मैंने दिया कैसे करना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। डायरेक्ट एरिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड क्वेश्चन है। A 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज बाई 200 वोल्ट सप्लाई। आपके पास पहले कैपेसिटेंस गिवन है, C1 की वैल्यू पता है बेटा आपके पास कितनी है 600 पिकोफैरेड, और आपके पास वोल्टेज भी गिवन है कितना है 200 वोल्ट है। अब क्या किया, इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड देन कनेक्टेड टू द अनदर अनचार्ज 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर। तो C2 भी हमारे पास कितना है, सेम है 600 पिकोफैरेड है, लेकिन इस बार वोल्टेज क्या है, डिस्कनेक्टेड है, अनचार्ज है, आपका वोल्टेज की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो 0 आपका V2 हमारा 0 आ गया। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस इन दिस प्रोसेस ना। तो आपको कितनी एनर्जी लॉस होगी इस प्रोसेस के अंदर वो बताना है, जब आपने बैटरी को हटाया और आपने कैपेसिटर एक अनचार्ज वाला लगा दिया। आप फटाफट आप ये देख लो पहले, जब आपने दोनों को लगाया आपस में ना, तो यहाँ पे जो है कॉमन पोटेंशियल जो आएगा वो कितना आएगा बेटा। कॉमन पोटेंशियल का एक फॉर्मूला होता है, आपको पता हो तो, कि V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ये रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से आता है, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुटअप करो बेटा। C1 की वैल्यू क्या है 600 इंटू 10 की पावर माइनस का 12, क्योंकि पीको में गिवन है, इंटू वोल्टेज कितना है 200, प्लस C2V2 600 पिको फेरेड इंटू 0, तो पूरा 0 बन जाएगा ये, तो डिवाइड बाई C1 प्लस C2। 600 प्लस 600 बेटा ये आ गया 1200 इंटू पी को 10 की पावर माइनस का 12। तो ये टर्म तो बेटा 0 बन गया पूरा, ये 10 की पावर माइनस 12 से कट गया, ये 2 जीरो से ये इससे पूरा कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 से 6 आ गया, 6 से कट गया ये, तो कितना बचा 100 वोल्ट। तो आपका जो कॉमन पोटेंशियल है कितना आ गया 100 वोल्ट आ गया बेटा मेरे पास, ठीक है। अब आपको एनर्जी निकालने की, इनिशियली एनर्जी कितनी है, देखो इनिशियल एनर्जी ये थी इसके पास, क्योंकि इनिशियली भाई C1 और V1 तो था, तो इनिशियली एनर्जी ये कितनी बेटा मेरे पास, U इनिशियल मान लेता हूँ, हाफ CV स्क्वायर होती है आप जानते ही है, तो बेटा ये हो गया हाफ ऑफ C1 V1 स्क्वायर। इसे आप सिंप्लीफाई करो बेटा, तो ये बन गया हाफ ऑफ C1 की वैल्यू कितनी है 600 पिको, और V1 की वैल्यू 200 इंटू 200, 200 इंटू 200, तो बेटा इसे सिंप्लीफाई कर ले, तो ये बन जाएगा हमारे पास 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6 जूल। तो ये मेरे पास इनिशियली एनर्जी आ गई पहले के अंदर ना। जैसे आपने दोनों को हटा के जोड़ा, आपने जैसे रिडिस्ट्रीब्यूट किया, जो आपकी फाइनल एनर्जी आई वो कितनी आ जाएगी। इस बार जो एक कैपेसिटर ये था, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज V है, दूसरे के अक्रॉस भी क्या है बेटा वोल्टेज V है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, तो इसकी एनर्जी होगी हाफ C1 V स्क्वायर, दूसरे की भी हाफ C2 V स्क्वायर, दोनों को ऐड करोगे तो बेटा ये आ गया हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर। और दोनों की सारी वैल्यू पुटअप करो यहाँ पे, हाफ ऑफ C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 की वैल्यू कितनी है 600 प्लस 600, तो ये तो बन गया सीधा 1200 इंटू पिको फेरेड 10 की पावर माइनस का 12, और V स्क्वायर V हमारे पास 100 आ चुका है पहले से, 100 इंटू 100, तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो बेटा ये आ गया 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल, ठीक है बच्चे। तो ये आ गई फाइनल एनर्जी। आपको लॉस कितना हुआ है इनिशियल माइनस फाइनल कर दीजिए, तो जो डेल यू आया आपके पास यू इनिशियल माइनस का यू फाइनल, तो आपके पास इनिशियल एनर्जी बेटा ये रही 12 इंटू 10 की पावर माइनस 6, माइनस कर दीजिए 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, तो बेटा इसका आंसर आ गया 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 जूल, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो बेटा ये भी अच्छा क्वेश्चन है एक बहुत ना। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है समझना ढंग से। टू कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट ना। दोनों का कैपेसिटेंस कितना है 1 और 1 है, 6 वोल्ट की बैटरी से आपने इसे जोड़ रखा है। इनिशियली स्विच एस इज क्लोज, यदि आपका स्विच क्लोज है, देखो पहली कंडीशन देख लेते हैं फटाफट से कि आपका बेटा फर्स्ट कंडीशन क्या है, स्विच जो है बंद है ना, कि आपकी क्या है क्लोज है। यदि कि आपकी क्लोज है तो आपका सर्किट कुछ ऐसे रहेगा, ये यहाँ बैटरी लगा रखी है बेटा 6 वोल्ट की इसने, ये यहाँ पे एक कैपेसिटर है आपका, ये आपने जोड़ दिया डायरेक्ट ना, तो आप देखेंगे दोनों जो कैपेसिटर है वो दोनों पैरेलल में हो गए, C1 की वैल्यू भी 1 है और बेटा C2 की वैल्यू भी 1 है। दोनों पैरेलल में होते ही आपका इसके पास चार्ज निकाल लीजिए,
तो पहले पे इस पे चार्ज देखो, दोनों पे वोल्टेज सेम जाएगा, क्योंकि भाई पैरेलल का मतलब है वोल्टेज का सेम होना। इस पे भी आपका 6 वोल्ट चला गया, इस पे बेटा 6 चला गया। तो पहले वाले के अक्रॉस जो चार्ज आया Q1 क्या हो जाएगा, C1 इंटू वी हो जाएगा। तो C की वैल्यू 1 है बेटा, ये 6 हो गया, तो दिस विल बी 6 माइक्रो कूलम। तो चार्ज हो गया हमारा 6 माइक्रो कूलम। ध्यान रखना, देखते रहो ढंग से, ठीक है बेटा। दूसरे पे निकालूंगा तो भी सेम आ जाएगा ये तो, क्योंकि सी और वी तो भाई सेम ही है। तो ये भी बेटा C2 इंटू वी, तो 1 इंटू 6 दैट इज आल्सो 6 माइक्रो कूलम। तो जो नेट आपका टोटल चार्ज आया बैटरी से वो कितना निकला, टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर ये हो गया बेटा 6 और 6 12। तो 12 माइक्रो कूलम आपका नेट चार्ज आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में पहले पूछा था, पढ़ लेते हैं फटाफट से। स्विच को क्लोज किया, आफ्टर सम टाइम एस इज लेफ्ट ओपन एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अच्छा, बाद में क्या किया गया, इसको ओपन कर दिया गया और दोनों के बीच में जो है एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुटअप कर दी गई, K is equal to 3 जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो ठीक है, हाउ विल द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर बी अफेक्टेड आफ्टर द स्लैब आर इंसर्टेड ना। आपको बताना है कि भाई कैपेसिटर जो कैपेसिटर जो चार्ज है आपका और जो वोल्टेज है उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा यदि आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी। तो इनिशियली बेटा चार्ज कितना है, इतना है। अब जैसे मैं डाइलेक्ट्रिक पुटअप करता हूँ, अब देखना सेकंड कंडीशन ना, आपने स्विच को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। आपने की को बेटा ओपन कर दी, ओपन करते ही आपकी यही सेम कंडीशन दिखाई देगी आपको जो आपका यहाँ डायग्राम बना है। लेकिन आपने क्या काम करा, यहाँ पे आपने डाइलेक्ट्रिक पुट कर दिया। डाइलेक्ट्रिक पुट करते ही आपको पता है बेटा, डाइलेक्ट्रिक पुट ऐसे ही किया तुरंत कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, के टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ का कैपेसिटेंस भी 3 इंटू 3 माइक्रोफेरेड हो गया, यहाँ भी 3 इंटू हो गया, तो ये भी बेटा 3 माइक्रोफेरेड हो गया। क्योंकि आपने कितने का डाला है, के इक्वल टू 3 का डाला है। यहाँ का पहले से ऑलरेडी 1 था, तो ये भी 3 और दूसरा भी 3, डन यहाँ तक। अब आपने क्या देखा है कि देखो ये जो C1 है वो तो ऑलरेडी बैटरी से कनेक्टेड है भाई, पूरा का पूरा। यही तो खुला हुआ है ना, C2 खुला हुआ है आपका, लेकिन C1 तो कनेक्टेड है। यदि C1 कनेक्टेड है तो यदि मैं इस पे चार्ज निकाल लूं तो इसके ऊपर तो पूरा वोल्ट जाएगा आपका 6 वोल्ट का। यदि मैं यहाँ का चार्ज निकाल लूं तो बेटा जो यहाँ का चार्ज है वो कितना बन जाएगा, आपने पढ़ रखा होगा यदि बैटरी कनेक्टेड हो डाइलेक्ट्रिक पुटअप कर दे तो जो चार्ज है वो K टाइम्स बढ़ जाता है। ये पुराने चार्ज है कितना हो जाएगा, K टाइम्स हो जाएगा। तो 3 आपका ये हो गया, और पुराना चार्ज कितना था, इसके ऊपर 6 था, 6 माइक्रो कूलम। तो बेटा अब चार्ज कितना हो जाएगा, 18 माइक्रो कूलम। समझ गए यहाँ तक। दूसरी बात पे आते हैं, अब बात करते हैं बी वाले की। देखो बी तो ऑलरेडी बेटा आइसोलेट हो रखा है क्योंकि ये हटा हुआ है, ये तो ऑलरेडी आइसोलेटेड है, ये कनेक्ट है ही नहीं इससे ना। यदि ये कनेक्ट नहीं है तो इट मीन्स क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपका चार्ज है, देखो आपको पता है, आपको चार्ज और वोल्टेज देखना है। चार्ज तो भाई जितना था उतना ही रहेगा, उसमें चार्ज में थोड़ी चेंज आएगा कोई। जो Q2 डैश आया वो तो ऑलरेडी Q2 के बराबर रहेगा जितना पहले था। पहले कितना था बेटा, 6 माइक्रो कूलम था, तो ये चार्ज तो इस पे सेम ही रहा। अब डिपेंड करता है वोल्टेज कितनी होगी भाई। तो इस पे देखो, पहले वाले C1 की हमने वोल्टेज भी निकाल ली 6 वोल्ट, और पहले का हमने चार्ज भी निकाल लिया 18। दूसरे हम C2 की बात कर रहे हैं, तो C2 पे बेटा चार्ज कितना आया वही सेम रहेगा, लेकिन वोल्टेज कितनी हो जाएगी वो देखो। जैसे ही आप कैपेसिटेंस लगाते हैं, वो डालते हैं डाइलेक्ट्रिक, और आपने बैटरी हटा रखी है, तो आपको पता है जो वोल्टेज है वो कितना हो जाता है, वो 1/K टाइम्स हो जाता है पहले वाले वोल्टेज का। ये भी आपने पढ़ा हुआ है, आपने मैंने आपको एक कॉम्बिनेशन पढ़ाया था। तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि जिसने अच्छे से PYQs और मेरी NCERT वाली वो देखी है तो वो अच्छा समझ जाएगा, उससे एक भी कंसेप्ट बाहर नहीं जाएगा पेपर से, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये पहले वोल्टेज कितना था, 6 था, 3 का डाला, कितना हो गया बेटा 2 वोल्ट, ठीक है बच्चे। तो इसका आंसर कितना हो गया, 2 वोल्ट हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। थैंक यू सो मच, ये ऑल द बेस्ट लिखा है यहाँ पे 95 प्लस, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये बच्चा होमवर्क क्वेश्चन है आपके पास ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप लोग खुद से ट्राई करना। यदि आपसे नहीं होगा तो आप मुझे बता देना, लेकिन आप फिर भी ट्राई करना इसको ना। ट्राई कैसे करेंगे आप, इसमें बेसिक आप कंसेप्ट नॉर्मल वाला कंसेप्ट लगाएंगे कि पहले आपको देखो गिवन क्या है, 27 ड्रॉप्स है आपके पास, छोटी छोटी 27 ड्रॉप्स है, जिनको जो है सेम साइज है, सेम रेडियस मान लेते हैं R, और हर किसी का जो वोल्टेज बेटा कितना है, 220 वोल्ट है। आपको जो है इन सबको बना के आपने एक बड़ी ड्रॉप बना दी, उसकी रेडियस मान लो R है। तो कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप, आपको इस वाले का ड्रॉप का पोटेंशियल निकालना है। तो आप क्या करेंगे बेटा, पहले वॉल्यूम कंपेयर करेंगे।
वॉल्यूम कंपेयर करने के बाद जो इसकी बड़े वाले की रेडियस आएगी वो पहले वाले की 3 गुनी आएगी। ये थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, इसे आप ट्राई करना खुद से, ठीक है। यदि आपने पहले वाले की रेडियस कितनी आई, 3 गुनी आई है, और जो पहले वाले का जो चार्ज है, एक का क्यू चार्ज मान लो क्यों है, दूसरे इनका भाई 27 ड्रॉप थी, तो बड़े वाले का चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, 27 टाइम्स हो जाएगा। ये 27 टाइम्स हो गया। इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज की फॉर्म में निकालेंगे इसको, तो जो आपका पोटेंशियल आएगा इस वाले का वो आना चाहिए बेटा 1980 वोल्ट। जो नहीं आएगा किसी को समझ में तो मैं इसको बता दूंगा कमेंट सेक्शन में, वरना इसे आप ट्राई करना। तो बेटा ये थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेटा लाइक करना ना भूले वीडियो को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।